हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। और यह कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। पिछले दिनों मैं दीदी के बेटे सचिन के मुंडन पर मुंबई गई थी। एक दिन दोपहर को दीदी मुझे बाजार ले गई। वे मेरे लिए मेरी पसंद का तोहफा खरीदना चाहती थी। कपड़ों के एक बड़े शोरूम में जैसे ही हम दोनों बाहर निकले, एक गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। उससे उतरने वाला युवक कोई और नहीं, राजीव ही था। मैं उसे देखकर पल भर को ठिठक गई। वह भी मुझे देखकर एकाएक चौंक गया। इससे पहले कि मैं उसके पास जाती या कुछ पूछती, वह तुरंत गाड़ी में बैठा और मेरी आंखों से ओझल हो गया। वह पक्का राजीव ही था, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से तो वह इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है। मुंबई आने से 2 दिन पहले ही तो मैं सोनम से मिली थी। उस दिन सोनम का जन्मदिन था। हम दोनों दिन भर साथ रही थी। उसने हमेशा की तरह अपने पति राजीव के बारे में ढेर सारी बातें भी की थी। उसने ही तो बताया था कि उसी सुबह राजीव का ऑस्ट्रेलिया से जन्मदिन की मुबारकबाद का फोन आया था। राजीव के वापस आने या अचानक मुंबई जाने के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई थी। लेकिन राजीव जिस तरह से मुझे देखकर चौंका था, उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसने भी मुझे पहचान लिया था। आज भी उसकी गाड़ी का नंबर मुझे याद है। मैं उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उसी शाम मुझे वापस दिल्ली आना था। टिकट जो बुक था, दीदी से इस बारे में कहती तो वे इन झमेलों में पड़ने वाले स्वभाव की नहीं है। तुरंत कह देती कि तुम अखबार वालों की यही तो खराबी है कि हर जगह खबर की तलाश में रहते हो। दिल्ली आकर मैं अगले ही दिन सोनम के घर गई। मन में उस घटना को लेकर जो संशय था, मैं उसे दूर करना चाहती थी। सोनम से मिलकर ढेरों बातें हुई। बातों ही बातों में प्राप्त जानकारी ने मेरे मन में छाए संशय को और गहरा दिया। सोनम ने बताया कि लगभग 7 महीनों से जब से राजीव काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया है, उसने कभी कोई पत्र तो नहीं लिखा। हाँ, दूसरे चौथे दिन फोन पर बातें जरूर होती रहती हैं। राजीव का कोई फोन नंबर सोनम के पास नहीं है। फोन हमेशा राजीव ही करता है। राजीव वहां रहकर ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के जुगाड़ में है, जिसके मिलते ही वह सोनम और अपने बेटे उत्कर्ष को भी वहीं बुला लेगा। अब पता नहीं इसके लिए कितने वर्ष लग जाएंगे। मैंने बातों ही बातों में सोनम को बहुत कुरेदा, लेकिन उसे अपने पति पर, उसके प्यार पर, उसकी वफा पर पूरा भरोसा है। उसका मानना है कि वह वहां से दिन रात मेहनत करके इतना पैसा भेज रहा है कि यदि ग्रीन कार्ड न मिले भी तो वहां वापस आने पर वे अच्छा जीवन बिता सकते हैं। इतनी भोली है सोनम, जो कहती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ता है। सोनम की बातें सुनकर, उसका विश्वास देखकर मैं उसे अभी कुछ बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैंने दोबारा मुंबई जाने का विचार बनाया, लेकिन दीदू को क्या कहूँगी। सचिन के मुंडन पर दीदी के कितने आग्रह पर तो मैं वहां गई थी, और अब 1 सप्ताह बाद यूं ही पहुंच गई। मेरी चाह को राह मिल ही गई। अगले ही सप्ताह मुंबई में होने वाले फिल्मी सितारों के एक बड़े कार्यक्रम को कवर करने का काम अखबार ने मुझे सौंप दिया और मैं मुंबई पहुंच गई। वहां पहुंचते ही सबसे पहले अथॉरिटी से कार का नंबर पता कर गाड़ी वाले का नाम पता मालूम किया। वह गाड़ी किसी जयप्रकाश के नाम पर थी, जो बहुत बड़ा कपड़ा मिल का मालिक है। इस जानकारी से मेरी जांच को झटका अवश्य लगा, लेकिन मैंने चैन की सांस ली। मुझे यकीन होने लगा कि मैंने जो आंखों से देखा था वह गलत था। चलो, सोनम का जीवन बर्बाद होने से बच गया। मैं फिल्मी सितारों के कार्यक्रम की रिपोर्टिंग में व्यस्त हो गई। एक सुबह जैसे ही मेरा ऑटो लाल बत्ती पर रुका, बगल में वही गाड़ी आकर खड़ी हो गई। गाड़ी के अंदर नजर पड़ी तो देखा गाड़ी राजीव ही चला रहा था, लेकिन जब तक मैं कुछ करती, हरी बत्ती हो गई और वाहन अपने गंतव्य की ओर दौड़ने लगे।
मैंने तुरंत ऑटो वालों को उस सफेद गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा, लेकिन जब तक ऑटो वाला कुछ समझता वह गाड़ी काफी आगे निकल गई थी। फिर भी उस अनजान शहर के उन अनजान रास्तों पर मैं उस कार का पीछा कर रही थी। तभी मैंने देखा वह गाड़ी आगे जाकर एक बिल्डिंग में दाखिल हो गई। कुछ पलों के बाद मैं भी उस बिल्डिंग के गेट पर थी। गार्ड जो अभी उस गाड़ी के अंदर जाने के बाद गेट बंद ही कर रहा था, मुझे देखकर पूछने लगा, मेम साहब किससे मिलना है, क्या काम है? यह अभी जो गाड़ी अंदर गई है वे बड़े साहब के दामाद हैं मेम साहब, वे राजीव साहब थे। हाँ मेम साहब, आप क्या उन्हें जानती हैं? गार्ड के मुंह से हाँ सुनते ही मुझे लगा भूचाल आ गया है। मैं अंदर तक हिल गई। राजीव, मिल मालिक जयप्रकाश का दामाद, लेकिन यह कैसे हो सकता है? बड़ी मुश्किल से हिम्मत बटोर कर मैंने कहा, देखो मैं जर्नलिस्ट हूँ, अखबार के दफ्तर से आई हूँ, तुम्हारे राजीव साहब का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैम साहब, इस वक्त तो अंदर एक जरूरी मीटिंग हो रही है, उसी के लिए राजीव साहब भी आए हैं। अंदर और भी बहुत बड़े बड़े साहब लोग जमा हैं, आप शाम को उनके घर में उनसे मिल लेना। घर में? मैं सोच में पड़ गई, अब भला घर का पता कहाँ से मिलेगा? लगता था गार्ड मेरी दुविधा समझ गया। अंततः तुरंत बोला, अब तो घर भी पास ही है, इस हाईवे के उस तरफ नई बसी कॉलोनी में सबसे बड़ी और आलीशान कोठी साहब की ही है। मेरे लिए इतनी जानकारी काफी थी। मैंने तुरंत ऑटो वाले को हाईवे के उस पार चलने के लिए कहा। राजीव और उसका सेठ इस समय मीटिंग में है। यह अच्छा अवसर था राजीव के बारे में जानकारी हासिल करने का। राजीव से बात करने पर हो सकता है वह पहचानने से ही इनकार कर दे। गार्ड का कहना ठीक था। उस नई बस्ती कॉलोनी में जहां इक्का दुक्का कोठियां ही खड़ी थी, हल्के गुलाबी रंग की टाइलों वाली एक ही कोठी ऐसी थी जिस पर नजर नहीं टिकती थी। कोठी के गेट पर पहुंचते ही नजर नेम प्लेट पर पड़ी। सुनहरे अक्षरों में लिखा था, राजीव विला। हालांकि अब राजीव का व्यक्तित्व मेरी नजर में इतना सुनहरा नहीं रह गया था। ऑटो वाले को रुकने के लिए कहकर जैसे ही मैं आगे बढ़ी, गेट पर खड़े गार्ड ने पहले तो मुझे सलाम किया, फिर पूछा कि किससे मिलना है और मेरा नाम पता क्या है। मैं एक अखबार के दफ्तर से आई हूँ, मुझे तुम्हारे राजीव साहब का इंटरव्यू लेना है। कहते हुए मैंने अपना पहचान पत्र उसके सामने रख दिया। साहब तो इस समय ऑफिस में है, घर में कोई तो होगा जिससे मैं बात कर सकूं। मैडम हैं, पर आप रुकिए, मैं उनसे पूछता हूँ। यह कहकर उसने इंटरकॉम द्वारा राजीव की पत्नी से बात की, फिर उससे मेरी भी बात करवाई। मेरे बताने पर मुझे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। अंदर पहुंचते ही मेरा स्वागत एक 25-26 वर्ष की बहुत ही सुंदर युवती ने किया। दूध जैसा सफेद रंग, लाल लाल गाल, ऊंचा कद, तन पर कीमती गहने, कीमती साड़ी, गुलाबी होठों पर मधुर मुस्कान बिखेरते हुए वह बोली, नमस्ते, मैं शोभा हूँ, राजीव की पत्नी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। राजीव साहब तो हैं नहीं, मैं आपसे ही बातचीत करके उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेती हूँ, मैंने कहा। जी जरूर, कहते हुए उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। मेरे बैठते ही वह भी मेरे पास ही सोफे पर बैठ गई। इतने में नौकर ट्रे में कोल्ड ड्रिंक ले आया। मुझे वास्तव में इसकी जरूरत थी। बिना कुछ कहे मैंने हाथ बढ़ाकर एक गिलास उठा लिया। फिर जैसे जैसे शोभा से बातों का सिलसिला आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे राजीव की कहानी पर पड़ी धूल की परतें साफ होती गईं। शोभा राजीव को कॉलेज के समय से जानती है। कॉलेज में ही दोनों ने शादी करना तय कर लिया था।
राजीव का तो अपना कोई नहीं है, लेकिन शोभा के पिता सेठ जयप्रकाश को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। उनका कहना था कि राजीव मात्र उनके पैसों की लालच में शोभा से प्रेम का नाटक करता है। कितनी पारखी है सेठ की नजर। काश शोभा ने उनकी बात मान ली होती। वे शोभा की शादी अपने दोस्त के बेटे से करना चाहते थे जो अमेरिका में रहता था, लेकिन शोभा तो राजीव की दीवानी थी। वाह राजीव वाह, इधर शोभा उधर सोनम, दो आदर्श पतिव्रता पत्नियों का एकमात्र पति राजीव, जिसके अभिनय कौशल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शोभा से थोड़ी देर की बातचीत में ही मेरे समक्ष पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो गया। हुआ यूं कि जिन दिनों शोभा को उसके पिता जबरदस्ती अमेरिका ले गए थे, राजीव घबराकर मुंबई की नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गया था और दिल्ली में उसने सोनम से शादी कर ली। उधर अमेरिका पहुंचते ही सेठ ने शोभा की सगाई कर दी, लेकिन शोभा राजीव को भुला नहीं पा रही थी। उसने अपने मंगेतर को सब कुछ साफ साफ बता दिया। पता नहीं उसके मंगेतर की अपने जीवन की कहानी इससे मिलती जुलती थी या उसे शोभा की स्पष्टवादिता भा गई थी। उसने शोभा से शादी करने से इनकार कर दिया। शोभा की शादी की बात तो बनी नहीं थी, अतः वे दोनों यूरोप घूमने निकल गए। उस दौरान शोभा ने राजीव से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि राजीव मुंबई छोड़ चुका था। 6 महीनों बाद जब वे मुंबई लौटे तो राजीव को बहुत ढूंढा गया, लेकिन सब बेकार रहा। शोभा राजीव के लिए परेशान रहती थी और उसके पिता उसकी शादी को लेकर परेशान रहते थे। एक दिन अचानक राजीव से उसकी मुलाकात हो गई। शोभा बिना शादी किए लौट आई है, यह जानकर राजीव हैरान परेशान हो गया। उसकी आंखों में शोभा से शादी करके करोड़पति बनने का सपना फिर से तैरने लगा। मेरे पूछने पर शोभा ने शर्माते हुए बताया कि उनकी शादी को मात्र 5 महीने हुए हैं। मन में आया कि इसी पल उसे सब कुछ बता दूं, धोखेबाज राजीव की कलई खोल कर रख दूं, शोभा को बता दूं कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा न कर सकी। उसके मधुर व्यवहार, उसके चेहरे की मुस्कान, उसकी मांग में भरे सिंदूर ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मेरे एक वाक्य से यह बहार पतझड़ में बदल जाती, अतः मैं अपने को इसके लिए तैयार नहीं कर पाई, यह जानते हुए भी कि यह सब गलत है, धोखा है। मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। एक तरफ पल दो पल की पहचान वाली शोभा थी तो दूसरी तरफ मेरे बचपन की सहेली सोनम। मेरे लिए किसी का एक साथ देना कठिन हो गया था। मैं तुरंत वहां से चल दी। शोभा पूछती ही रह गई कि राजीव के बारे में यह सब किस अखबार में किस दिन छपेगा। खबर तो छपने लायक ही हाथ लगी थी, लेकिन इतनी गर्म थी कि इससे शोभा का घर संसार जल जाता। उसकी आंच से सोनम भी कहाँ बच पाती। बाद में बताऊंगी कहकर मैं तेज कदमों से बाहर आ गई। मैं दिल्ली लौट आई। मन में तूफान समाया था। बेचैनी जब असहनीय हो गई तो मुझे लगा कि सोनम को सब कुछ बता देना चाहिए। वह मेरे बचपन की सहेली है, उसे अंधेरे में रखना ठीक नहीं। उसके साथ हो रहे धोखे से उसे बचाना मेरा फर्ज है। मैं अनमनी सी सोनम के घर जा पहुंची। मुझे देखते ही वह हमेशा की भांति खिल उठी। उसकी वही बातें फिर शुरू हो गई। कल ही राजीव का फोन आया था। उसके भेजे 50,000 रुपए अभी थोड़ी देर पहले ही मिले हैं। राजीव अपने अकेलेपन से बहुत परेशान है। हम दोनों को बहुत याद करता है, दोनों की पल पल चिंता करता है, वगैरह वगैरह। एक पतिव्रता पत्नी की भांति उसकी दुनिया राजीव से शुरू होकर राजीव पर ही खत्म हो जाती है। मेरे दिमाग पर जैसे कोई हथौड़े चला रहा था।
राजीव की सफल अदाकारी से मन परेशान हो रहा था, लेकिन जुबान तालू से चिपक गई। मुझे लगा मेरे मुंह खोलते ही सामने का दृश्य बदल जाएगा। क्या सोनम राजीव के बिना जी पाएगी? क्या होगा उसके बेटे उत्कर्ष का? मैं चुपचाप यहाँ से भी चली आई ताकि सोनम का भ्रम बना रहे, उसकी मांग में सिंदूर सजा रहे, उसका घर संसार बसा रहे। लेकिन कब तक? सदा सच का साथ दो, सदा सच बोलो। और न जाने कितने ही ऐसे आदर्श वाक्य दिन रात मेरे कानों में गूंजने लगे हैं, लेकिन मैं उन्हें अनसुना कर रही हूँ। मैं उनके अर्थ समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि कभी सोनम और कभी शोभा का चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमता रहता है। मैं उनके खिले चेहरे पर मातम की काली छाया नहीं देख पाऊंगी। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत। हो सकता है कल दोनों ही मुझे गलत समझें, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तब तक चुप रहूंगी जब तक राजीव का नाटक सफलतापूर्वक चलता रहेगा। पर्दा उठने के बाद तो आंसू ही आंसू रह जाने हैं। सोनम की आंखों में, शोभा की आंखों में, सेठ जयप्रकाश की आंखों में और स्वयं मेरे भी आंखों में। फिर भला राजीव भी कहाँ बच पाएगा? डूब जाएगा आंसुओं के उस सागर में। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।